हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईज की इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। बुक सीरीज में आज चैप्टर 14 देखेंगे हम लोग, जिसमें अति चालकता और लेजर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अति चालक यानी कि सुपर कंडक्टर के बारे में बात करने से पहले आपको पता तो होगा कि एग्जैक्टली आप लोगों ने सुना होगा कि एक कंडक्टर होता है, एक जो है वो कंडक्टर जिसे हम लोग सुचालक के नाम से जानते हैं। और कंडक्टर कौन से होते हैं अगर आपको नहीं पता तो कंडक्टर वो पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। जैसे कि जितने भी मेटल्स होते हैं, जितने भी धातुएं होती हैं, लोहा है, कॉपर है, जो भी ये धातुएं हैं, ये एक कंडक्टर कहलाती हैं। गुड कंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की कहलाती हैं, जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। एक आप लोगों ने सुना होगा कि बैड कंडक्टर होते हैं जिन्हें कुचालक कहते हैं, जिनमें विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होती है। यानी कि जैसे कि लकड़ी हो जाती है, प्लास्टिक हो जाती है, तो जिसके अंदर विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होती है, तो ये हो जाते हैं बैड कंडक्टर। तो एक कंडक्टर होते हैं, एक बैड कंडक्टर होते हैं, या उन्हें बैड कंडक्टर को हम लोग जो है वो इंसुलेटर भी बोलते हैं, जिसमें विद्युत धारा बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं होती है। एक होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, जिसमें एक लिमिटेड लेवल पर धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो एक कंडक्टर हो गया, एक इंसुलेटर हो गया, और साथ ही साथ तीसरा हो जाता है सेमीकंडक्टर। तो इनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन एक टर्म होता है सुपर कंडक्टर का। सुपर कंडक्टर यानी जिसे हिंदी में अति चालक के नाम से जानते हैं। अति चालक क्या होते हैं? अति चालक वो होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊर्जा का ह्रास यानी कि एनर्जी लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, और एक अनंत समय तक उसमें जो है विद्युत धारा जो है वो प्रवाहित होती रहती है। ठीक है, यानी कि इसमें विद्युत प्रतिरोध नहीं होता। तो जो कंडक्टर होते हैं बच्चों, जैसे कि कॉपर है, जैसे कि आपका आयरन है यानी कि लोहा है, तो ये कंडक्टर है। इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उसमें रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है। और जब प्रतिरोध होता है यानी विद्युत धारा के प्रवाहित होने की वजह से, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसकी प्रॉपर्टी, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसे प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसकी वजह से विद्युत धारा जो है वो सही तरीके से प्रवाहित तो होती है, लेकिन लगातार एनर्जी लॉस होता है, लगातार ऊर्जा का ह्रास होता है। लेकिन जो सुपर कंडक्टर होते हैं इनमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता और लगातार विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है अनंत समय तक। अगर ना रोका जाए तो अनंत समय तक ये विद्युत धारा प्रवाहित होती रहेगी, एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो ऐसे मटेरियल बच्चों जिनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है और उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सुपर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सुपर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। तो यही बात यहां पर लिखी हुई कि जिसमें कोई विद्युत प्रतिरोध नहीं होता, उसे हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, ये सुपर कंडक्टर्स के एग्जाम्पल क्या है? तो सुपर कंडक्टर के अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूंगा कि जिसमें विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होती है, उसमें कोई प्रतिरोध नहीं होता है, और अनंत समय तक अगर रोका ना जाए तब तक विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती रहती है। तो अगर इसका फायदा क्या है? फायदा यह है बच्चों कि अगर विद्युत धारा आपने एक बार प्रवाहित कर दी तो आपको दोबारा मतलब किसी भी सर्किट है, कोई भी जगह है जहां पर सुपर कंडक्टर की सर्किट है, जहां पे आपने विद्युत धारा एक बार जो है प्रवाहित कर दी, तो लगातार उसी एक विद्युत धारा से लगातार आपका जो भी सिस्टम होता है वो काम लगातार करता रहेगा। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी, जो नॉर्मल कंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है? ऊर्जा ह्रास होता रहता है, एनर्जी लॉस होता रहता है, जिससे कि एक वक्त के बाद जो है आपको लगातार उसमें विद्युत सप्लाई बनानी पड़ती है, विद्युत सप्लाई की जरूरत होती है। लेकिन अगर सुपर कंडक्टर होंगे तो एक बार उस पूरी सर्किट में आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी तो दोबारा आपको जो है वो लगातार विद्युत जो है या इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको सप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा? बहुत बचत होगी भाई, इलेक्ट्रिसिटी की बचत होगी। लगातार हम इलेक्ट्रिसिटी की, अभी मान लो कि एक बल्ब जला रहे हैं, या कोई आपके यहाँ जो घर में सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें लगातार आप इलेक्ट्रिक की सप्लाई दे रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिक की सप्लाई दे रहे हैं तब आपके घर में जो है सारी चीजें
जल रही हैं, सारी चीजें काम कर रही हैं जो विद्युत से चलती है। लेकिन अगर सुपर कंडक्टर होगा तो सुपर कंडक्टर में एक बार इलेक्ट्रिसिटी आपने दे दी तो उसके बाद लगातार उसी से काम चलता रहेगा, मतलब आपको किसी भी तरीके से लगातार जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। इसको हम एक जनरल भाषा में इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है। अब बात ये होता है कि ये अगर ये हो जाए तब तो कमाल हो जाए, तब तो एनर्जी लॉस हो ही ना, तब तो पता लगा एक बार इलेक्ट्रिसिटी आपने सप्लाई कर दी उसके बाद आपको देने की जरूरत ही नहीं है, तब तो कमाल हो जाएगा। तो इसी वजह से दुनिया में बहुत सारे जहां पर आप अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बचाना चाहते हैं, ठीक है, साथ ही साथ लगातार इलेक्ट्रिकल सप्लाई किसी भी सर्किट में नहीं करना चाहते हैं, वहां पर आप लगातार सुपर कंडक्टर का यूज किया जा सकता है, यानी सुपर कंडक्टर वहां पे हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये जो सुपर कंडक्टर्स हैं, ये किस चीज से बनते हैं? तो ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं ये नियोबियम नाम के मटेरियल से बनते हैं। मैग्नीशियम डाइबोराइड जो है वो मटेरियल है, वो भी सुपर कंडक्टर की तरह से काम करता है। क्यूपरेट्स है और इट्रियम है, ठीक है, ये भी सुपर कंडक्टर की तरह से काम करते हैं। लेकिन सर समस्या क्या है? तब तो मजा आ जाए, सुपर कंडक्टर बन जाए, कोई दिक्कत ना हो, सुपर कंडक्टर बन जाए, लगातार आप जो है वो किसी जगह पे सिस्टम में बिना एनर्जी लॉस के जो है वह सिस्टम काम करता रहे, कोई दिक्कत ही ना हो। एक बार सिस्टम में एनर्जी दे दी फिर उसी एनर्जी से पूरा सिस्टम हमेशा बहुत दिनों तक या क्या कहते हैं अनंत समय तक काम करता रहे, कोई दिक्कत ही ना हो। दिक्कत है सर, क्योंकि ये जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं बच्चों, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पर अपनी सुपर कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी होती है, जो आपकी अति चालकता की जो के गुण होते हैं, ये बहुत कम टेम्परेचर पर दर्शाते हैं। और ये कम टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 0 केल्विन, यानी कि -273.16 डिग्री सेल्सियस, जिससे नीचे जो है वो तापमान नहीं जा सकता है। तो मतलब समझिए कि -273 डिग्री सेल्सियस के करीब अगर कोई भी मेटल है या कोई भी पदार्थ है तो वो अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है। तो सुपर कंडक्टिविटी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बहुत ही न्यूनतम तापमान पर कोई भी मेटल, कोई भी तत्व या कोई भी मेटल जो होता है वो अपनी न्यूनतम तापमान पर यानी -273 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के करीब जो है वो अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है। और इतना कम टेम्परेचर गेन कर पाना, इतना कम टेम्परेचर मेंटेन कर पाना, ठीक है, किसी भी सिस्टम में, ठीक है, ये लगभग बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है। नामुमकिन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब आप जरा सोचें कि आप एक कंप्यूटर जो सुपर कंडक्टर से बनाना चाहते हैं, तो सुपर कंडक्टर से एक कंप्यूटर बनाना चाहते हैं कि वो एक बार आप जो है एनर्जी उसकी सप्लाई कर दें तो फिर वो हमेशा के लिए काम करता रहे। लेकिन भैया उसको मेंटेन करने के लिए -273 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करना पड़ेगा, -273 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना पड़ेगा। ना इसमें जो है वो प्रैक्टिकली आप काम कर पाएंगे, ना इतना टेम्परेचर हमेशा के लिए मेंटेन किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है किसकी? सुपर कंडक्टिविटी की, क्योंकि सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता बहुत ही न्यूनतम तापमान पर आती है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो सुपर कंडक्टर की बात अगर की जाए बच्चों, तो सुपर कंडक्टर में एक बड़ा मशहूर सुपर कंडक्टर है जो अपनी सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है, वो है पारा। पारा भी सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है। पारे की जो सुपर कंडक्टिविटी है 1911 में हाइके कॉमरलिंग ऑन्स नाम के वैज्ञानिक ने इसकी अति चालकता यानी कि इसकी सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी। तो पारा जो है वो 4 केल्विन पर जो है वो सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है। तो पारा तो आसानी से मिलता है, ये भी एक तरीके की धातु है, लेकिन इतने कम टेम्परेचर पर यह सुपर कंडक्टिविटी को शो करता है। और जब इतने कम टेम्परेचर पर, ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी को शो करेगा तो मैंने जो आपको पहले प्रॉब्लम बताई थी वही प्रॉब्लम होगी, ठीक है, प्रॉब्लम होगी। तो पारा भी एक सुपर कंडक्टर की तरह से काम करता है और इसकी जो सुपर कंडक्टिविटी होती है अति चालकता 4 केल्विन पर मेंटेन होती है, 4 केल्विन पर यह शो करता है। लेकिन फिर भी दुनिया में इतनी मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है सुपर कंडक्टिविटी को गेन करना, वो इतना कम टेम्परेचर गेन करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में बहुत सारे ऐसी मशीनें, ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जो सुपर कंडक्टिविटी पर काम कर रहा है। सुपर कंडक्टिविटी पर जो है वो चीजें मतलब बहुत सारी मशीनें हैं जो सुपर कंडक्टर द्वारा बनाई जा रही है, सुपर कंडक्टिविटी पर वो काम कर रही हैं। जिनमें से एग्जाम्पल, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपके एग्जाम में ये बात पूछी जाएगी कि एग्जैक्टली सुपर कंडक्टर
कंडक्टर जो है वो कहां कहां यूज होते हैं, कहां कहां यूज होते हैं। तो इस पर अगर आपसे पूछा जाए कि सुपर कंडक्टर कहां कहां यूज होते हैं, सुपर कंडक्टर आपको समझ में आ गया बच्चों। फिर उसके बाद सुपर कंडक्टिविटी की समस्या क्या है वो मैंने आपको समझा दी, ठीक है, समझा दी, और कुछ एग्जांपल आपको सुपर कंडक्टिविटी के बता दिए। अब ये सुपर कंडक्टिविटी कहां यूज होती है? सबसे पहले एमआरआई मशीन में यूज होती है। एमआरआई मशीन में, जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं। एमआरआई क्या होता है? एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग का मतलब, ये आप लोगों ने सुना होगा, जब कभी भी आपको हड्डी की समस्या होती है, आपके बैकबोन की समस्या होती है, ब्रेन की समस्या होती है, ठीक है, तब आपको एमआरआई कराने की सलाह जो है वो कौन देता है? डॉक्टर्स देते हैं कि आप एमआरआई कराइए, जिससे कि आपके शरीर के जो अंदरूनी अंग हैं उनको स्पष्ट रूप से देखा जा सके, और आपकी हड्डियों में जो जोड़ हैं उनको स्पष्ट रूप से देखा जा सके, आपके जो रीढ़ की हड्डियां उनके बीच में जो गैप है उनको सही ढंग से देखा जा सके, और अगर उसमें कोई समस्या है या आपके ब्रेन में कोई समस्या है तो उसको सही ढंग से समझा जा सके, उसको जाना जा सके। तो उसके लिए डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है कि आपको एमआरआई मशीन की जरूरत होती है, ठीक है, एमआरआई मशीन की जरूरत होती है, एमआरआई आप करवाते हैं। अब ये जो एमआरआई होता है इसमें क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है। अब ये जो एमआरआईज होते हैं ये क्या करते हैं, इसमें क्या होता है कि आपका बहुत हाई पावर के इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है। बहुत ही हाई पावर के क्या यूज किए जाते हैं? विद्युत चुंबकों का उपयोग किया जाता है। और उन विद्युत चुंबकों में जो ये मतलब विद्युत चुंबकों को मेंटेन करने के लिए, विद्युत चुंबकों को काम कराने के लिए जो आपको एक लेवल मेंटेन करना होता है, वो सुपर कंडक्टर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी इस मशीन को अगर सीधी सी बात की जाए, इस मशीन, ये जो एमआरआई मशीन है जो आपके शरीर के अंगों की जांच करती है, ये इसके अंदर सुपर कंडक्टर्स यूज होते हैं। और सुपर कंडक्टर्स क्या काम करते हैं? आपके शरीर की इमेज को तैयार करने में, यानी इस मशीन को काम करने में आपकी मदद, मतलब इस मशीन में मदद करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर जो है वो अंग, आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर जल है, ठीक है, जल मौजूद है, उनको ये इतना ज्यादा हाई पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट इसके अंदर लगा होता है कि ये आपकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या कर देता है? दो पोल्स में बांट देता है, यानी उनमें ध्रुवीकरण कर देता है, ध्रुवीकरण कर देता है। तो जहां पर नॉर्मल ध्रुव, आपके शरीर में उन अंगों में जो नॉर्मल अंग है उनमें नॉर्मल ध्रुवीकरण होता है, ठीक है, उनमें ध्रुवीकरण होता है। और जो एबनॉर्मल अंग होता है, जिसमें समस्याएं होती हैं, उनमें ध्रुवीकरण जो होता है, पोलराइजेशन जो होता है, वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। इसी से पहचान हो जाती है कि यहां पे नॉर्मल पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण नहीं हो पाया है, तो इसका मतलब समस्या यहीं पर है। तो ओवरऑल इतना इसकी टेक्निकलिटी में इतने ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना आप समझिए कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं उनका उपयोग कहां पर होता है बच्चों? एमआरआई में किया जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में किया जाता है, जिसकी मदद से आपके शरीर के अंगों की जांच की जाती है, ठीक है, जांच की जाती है। इसके अलावा मैग्लेव ट्रेन, ऐसी ट्रेनों को आप लोगों ने सुना होगा, ऐसी ट्रेनों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा जो कि जापान में चलती हैं, चाइना में चलती हैं, जिन्हें हम लोग बुलेट ट्रेन के नाम से जानते हैं। तो ये जो बुलेट ट्रेन होती हैं ये मैग्लेव ट्रेन कहलाती हैं। और ये जो मैग्लेव ट्रेन होती हैं इनमें भी सुपर कंडक्टर्स काम करते हैं। और यही कारण है कि ये जो मैग्लेव ट्रेन है ये 500-550 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाती हैं। तो सुपर कंडक्टर का जो यूज होता है उन मैग्लेव ट्रेन, या जिसे हम लोग बोलते हैं कि बुलेट ट्रेन, उनमें यूज किया जाता है। इसके अलावा सुपर कंडक्टर का और यूज कहां पर हो रहा है बच्चों? सुपर कंडक्टर का यूज हो रहा है फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, फ्यूजन एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। अब फ्यूजन एनर्जी का प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, इसे समझ लीजिए। जब हाइड्रोजन के दो समस्थानिक 1H2 प्लस 1H3, यानी हाइड्रोजन के ये दो जो समस्थानिक होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन 1H2 1H3, तो जब ये फ्यूज होते हैं यानी आपस में जुड़ते हैं, जब इनको बहुत हाई टेम्परेचर दिया जाता है, जब ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर इनको दिया जाता है, तो इस हाई टेम्परेचर की वजह से ये हाइड्रोजन के दोनों समस्थानिक जो हैं वो आपस में जुड़कर हीलियम में बदल जाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। और यही जो ऊर्जा होती है बच्चों, ठीक है, यही जो ऊर्जा होती है, इसी ऊर्जा का उपयोग क्या है, आज विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने में कर लिया जाता है। तो विद्युत ऊर्जा जो आजकल विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने की कोशिश जो की जा रही है वो
वो इसी प्रोसेस के थ्रू करने की जा रही है। ये नहीं जो हमारे घरों में सप्लाई हो रही है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये नई प्रक्रिया है, नई तकनीक है, जिसकी मदद से हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तकनीक को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूजन एनर्जी या फ्यूजन प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, या संलयन विधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संलयन विधि के नाम से, या संलयन ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो कि संलयन प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त की जाती है उसे संलयन ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, जिसमें हाइड्रोजन के दो समस्थानिकों को जोड़कर हीलियम में बदला जाता है, वो हीलियम में बदलता है और ऊर्जा उत्पादित होती है, और उस ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादित करने में किया जाता है। तो इस तरीके की ऊर्जा संलयन ऊर्जा होती है। ये जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, मैंने कहा था बहुत हाई टेम्परेचर पर क्रिएट की जाती है। अब हाई टेम्परेचर कितना, हाई टेम्परेचर इतना कि 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 150 यानी 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए इन हाइड्रोजन के समस्थानिकों को आपस में जोड़ने के लिए। तो यह काम जो है नॉर्मल तरीके से तो पॉसिबल हो नहीं सकता है, तो इसलिए एक बहुत बड़े बड़े रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं, फ्यूजन रिएक्टर जिन्हें बोल रहे हैं, संलयन जो है रिएक्टर के नाम से जाना जा रहा है। ये परमाणु रिएक्टर होते हैं जो संलयन ऊर्जा पैदा करते हैं, जो फ्यूजन एनर्जी पैदा करते हैं। तो ये जो संलयन ऊर्जा पैदा करने के लिए जो ये रिएक्टर बनाए जा रहे हैं, जिसमें हम संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्पादित करेंगे, ये रिएक्टर टोकामैक रिएक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? टोकामैक रिएक्टर के नाम से जाने जाते हैं। अब ये जो टोकामैक रिएक्टर्स होते हैं बच्चों, ये टोकामैक रिएक्टर जो होते हैं, ये टोकामैक रिएक्टर जो है वो इस वक्त फ्रांस में पूरा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के द्वारा फ्रांस में बनाया जा रहा है, जिसे ITER प्रोजेक्ट बोलते हैं, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। जब आप परमाणु ऊर्जा वाला मेरा चैप्टर देखेंगे तो उसमें मैंने डिटेल में चर्चा इस पर की है। तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो कि फ्रांस में बन रहा है, ठीक है, फ्रांस में बन रहा है, यह अंतरराष्ट्रीय कॉपरेशन से बन रहा है, अंतरराष्ट्रीय सहयोग से बन रहा है, जिसमें भारत का भी सहयोग शामिल है। तो इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर जो फ्रांस में बन रहा है, फ्यूजन रिएक्टर है, और इस फ्यूजन रिएक्टर को बनाने के लिए सुपर कंडक्टर्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊर्जा अगर प्राप्त की जा सकती है तो संलयन ऊर्जा द्वारा प्राप्त की जा सकती है। संलयन ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए टोकामैक रिएक्टर्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, फ्रांस में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा चाइना अपना खुद का बना रहा है, इसके अलावा जो है वो ब्रिटेन अपना खुद का बना रहा है, इसके अलावा भारत भी अपना जो है ऐसा रिएक्टर बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें जो संलयन ऊर्जा को पैदा करने वाले टोकामैक रिएक्टर्स होते हैं उनमें भी सुपर कंडक्टर का उपयोग किया जा रहा है। तो सुपर कंडक्टर का उपयोग यहां पर किया जा रहा है। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा आज आपको मैंने पहले की क्लासेस में भी बताया है कि जो सुपर कंडक्टर्स होते हैं, सुपर कंडक्टिविटी का यूज जो है वो क्वांटम कंप्यूटर्स में भी किया जा रहा है। दुनिया के सबसे पावरफुल कंप्यूटर जिन्हें क्वांटम कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में मैं पहले के चैप्टर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। एग्जैक्टली जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स को भी क्वांटम कंप्यूटर्स जो होते हैं उन क्वांटम कंप्यूटर को बनाने में जो दुनिया की सबसे पावरफुल कंप्यूटर होते हैं, जो आज दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है, वो 5 मिनट में जितनी दुनिया का जो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है, अगर उसकी तुलना हम क्वांटम कंप्यूटर से करें तो आज जो क्वांटम कंप्यूटर अभी जो गूगल ने बनाया है, उस क्वांटम कंप्यूटर की 5 मिनट की कैलकुलेशन, जरा इस बात से अंदाजा लगाइए कि क्वांटम कंप्यूटर की 5 मिनट की कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, करने के लिए जो दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर है आज जो धरती पर मौजूद है, उसको सेप्टेलियन ईयर्स लग जाएंगे, सेप्टेलियन ईयर्स लग जाएंगे। ठीक है, इतनी क्षमता होती है। मतलब आज क्वांटम कंप्यूटर जो आज हमारे पास मौजूद है उसकी 5 मिनट की कैलकुलेशन की बराबरी करने के लिए दुनिया के सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर को, ठीक है, सेप्टेलियन ईयर्स लग जाएंगे। यानी जब तक यह धरती या फिर हम कहें पूरा ब्रह्मांड रहेगा नहीं रहेगा, ठीक है, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, तब तक भी अगर हमारा सुपर कंप्यूटर कैलकुलेशन करने की कोशिश करे तब भी नहीं कर पाएगा 5 मिनट की कैलकुलेशन की बराबरी जो कि क्वांटम कंप्यूटर्स करते हैं। तो दुनिया के सबसे पावरफुल जो कंप्यूटर्स होते हैं वो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, और इन क्वांटम कंप्यूटर को बनाने के लिए, ठीक है, कंप्यूटर को बनाने के लिए, क्वांटम कंप्यूटर को बनाने के लिए भी सुपर कंडक्टर्स यानी कि ये जो है वो अतिचालक का उपयोग किया जाता है, अतिचालक का उपयोग किया जाता है। तो मतलब ये बात समझ में आ रही होगी कि कहां कहां पे इसका उपयोग किया जाता है। इसके
अलावा जो जनरेटर्स होते हैं उनमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक मोटर्स में भी किया जाता है। कुछ चिकित्सा में आपको मैंने बता दिया, एमआरआई वगैरह में, एमआरआई स्कैनर वगैरह है वहां पर इनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मेमोरी के भंडारण में हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, उसमें जो मेमोरी लगी होती है या मेमोरी चिप्स होती हैं, ठीक है, उनमें भी सुपर कंडक्टर का उपयोग किया जाता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों सुपर कंडक्टर क्या होता है, इनका एप्लीकेशन क्या होता है, यह आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। जल्दी से आपको लोगों को रिवाइज कर देता हूं कि सुपर कंडक्टर क्या होते हैं। एक ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ होते हैं जो जिनके अंदर विद्युत जो है वो प्रवाहित होती है, और विद्युत प्रवाहित होती है, और एक बार विद्युत अगर आप उसमें प्रवाहित कर दे तो उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि अनंत समय तक उसमें विद्युत लगातार प्रवाहित होती रहेगी और उसमें ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। तो ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। सुपर कंडक्टर कई मटेरियल से बनाए जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या क्या है, इससे क्या होगा, कोई भी सर्किट वगैरह सही से अच्छे से काम तो करेंगी, लेकिन हमेशा काम करेंगी, बिना एनर्जी लॉस के काम करेंगी। लेकिन समस्या यह है कि इस सुपर कंडक्टिविटी को अटेन किया जाता है एक बहुत ही लो टेम्परेचर पे, जो कि लगभग इम्पॉसिबल के करीब होता है, -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पर इसको अटेन किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी साइंटिस्ट इस पर काफी काम कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे अति चालक या सुपर कंडक्टर्स बनाए जा रहे हैं। उनका उपयोग आज जो है बहुत सारी मशीनों में, जैसे एमआरआई मशीनों में, साथ ही बात टोकामैक रिएक्टर्स के अंदर, इसके अलावा मैग्लेव ट्रेन्स में, इसके अलावा जो है क्वांटम कंप्यूटर्स में इनका उपयोग किया जा रहा है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं लेजर के बारे में। तो लेजर बच्चों क्या है, लेजर एक उपकरण है, ठीक है, जो क्या करता है कि जो लेजर एक ऐसा उपकरण है जो हमारे लेजर एक ऐसा उपकरण है जो परमाणुओं तथा अणुओं को उत्तेजित करता है, ठीक है, परमाणुओं तथा किसी भी पदार्थ के परमाणुओं तथा अणुओं को उत्तेजित करता है। और जब उत्तेजित होते हैं परमाणु तथा अणु किसी भी पदार्थ के, तो उसके वजह से क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, प्रकाश जो है वो उत्पन्न करते हैं, विभिन्न तरंग दैर्ध्य के प्रकाश वो उत्पन्न करते हैं, और उसे ही हम लोग लेजर के नाम से जाना जाता है। तो लेजर एक ऐसा उपकरण है जहां पर हम अणुओं तथा परमाणुओं को उत्तेजित करके प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, और फिर उस प्रकाश का उपयोग अलग अलग जगहों पर किया जाता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, लेजर के नाम से जानते हैं, ठीक है, लेजर के नाम से जानते हैं। अब ये लेजर जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इसे कहा जाता है। आप लोगों ने इस तरीके से लेजर को देखा होगा। तो लेजर एक उपकरण होता है जिसके अंदर हम लोग प्रकाश को उत्पन्न करते हैं परमाणुओं तथा अणुओं को उत्तेजित करके। अब इसमें कई तरीके के लेजर्स होते हैं बच्चों, ठीक है। कुछ होते हैं जो सेमीकंडक्टर लेजर्स होते हैं, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था, सेमीकंडक्टर्स होते हैं आपके, जो है सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, इस तरीके के जो इन सब ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उनसे जो बनाए गए लेजर्स होते हैं, ठीक है, उनके बनाए हुए लेजर सेमीकंडक्टर लेजर कहलाते हैं। गैसों से, हीलियम, नियॉन नाम की गैसेस होती हैं, उनसे बनाए हुए जो लेजर्स होते हैं वो गैस लेजर्स कहलाते हैं। इसके अलावा सॉलिड स्टेट लेजर्स होते हैं जो बहुत तरीके के ग्लास जैसे मटेरियल से तथा अन्य ठोस पदार्थों से बनाए जाते हैं, उन्हें सॉलिड स्टेट लेजर कहते हैं। फाइबर लेजर जो होते हैं वो आपके जो है वो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स वो होते हैं जिनमें क्या होता है, ऐसे फाइबर ऐसे कर सकते हैं कि ऐसी तंतु होते हैं जिनके अंदर हम प्रकाश को प्रवाहित करते हैं, तो उन्हें ऑप्टिकल फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होते हैं जिनमें क्या होता है, प्रकाश, ऐसे फाइबर, ऐसे तंतु जिनके अंदर प्रकाश प्रवाहित होता है, उन्हें ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। तो उनसे भी लेजर उत्पन्न किया जाता है। तो लेजर अपनी अपनी जो कह सकते हैं ओरिजिन के बेस पर अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, सेमीकंडक्टर लेजर, गैस लेजर, सॉलिड स्टेट लेजर, फाइबर लेजर, ये सारे लेजर के प्रकार होते हैं। अब लेजर की अगर बात की जाए तो लेजर के बड़े एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते
होते हैं आपके यूपीएससी एग्जाम में, अलग अलग जगहों पर इनका यूज किया जाता है। तो लेजर जो है, सबसे बड़ी बात बच्चों, लेजर का उपयोग जो है संचार में किया जाता है, टेली कम्युनिकेशन में किया जाता है। कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह पर सूचनाओं को भेजने के लिए हम लोग लेजर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा लेजर की मदद से आजकल क्या किया जा रहा है, शल्य चिकित्सा की जा रही है, सर्जरी की जा रही है। यानी लेजर की मदद से आप लोगों ने देखा होगा स्किन में जो पिगमेंटेशंस हो जाते हैं, ठीक है, पिगमेंटेशंस हो जाती है, ब्लैक कलर की स्किन में त्वचा हो जाती है, उसके पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए लेजर सर्जरी की जाती है। इसके अलावा लेजर की मदद से कैंसर की सर्जरी की जाती है। कैंसर जहां पर हो जाता है, कैंसर को काटने के लिए हम लोग लेजर का उपयोग करते हैं। आजकल लेजर की मदद से आई सर्जरी की जा रही है। लेजर की मदद से बच्चों आजकल क्या किया जा रहा है कि जो ये हमारे शरीर में ये मसे हो जाते हैं, ठीक है, तिल हो जाते हैं, उनको कट करने का काम किया जा रहा है, उनमें इसका यूज किया जा रहा है। इसके अलावा लेजर की मदद से बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज जो है वो लेजर की मदद से की जा रही है। तो लेजर का शल्य चिकित्सा में बहुत ज्यादा उपयोग है, ठीक है, उपयोग है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो लेजरों का जो उपयोग है वो बहुत सारी चीज़ों को काटने में, जैसे उद्योगों में बहुत सारी चीज़ों को काटने में, बिल्डिंग करने में, ठीक है, इनका उपयोग किया जा रहा है। काटने और जोड़ने दोनों में जो है वो हम लोग लेजर का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी भी जगह पर कौन से तत्व मौजूद हैं, मान लीजिए कोई भी आपको मिट्टी दे दी गई और मान लीजिए चंद्रमा की मिट्टी दे दी गई, उस चंद्रमा की मिट्टी में कौन कौन से तत्व मौजूद हैं, ठीक है, उसमें कितना कैल्शियम मौजूद है, कितना मैग्नीशियम मौजूद है, कितना आयरन मौजूद है, इसको पता करना है तो एक प्रोसेस होती है, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोप्स जो होते हैं वो मशीनें होती हैं जिनकी मदद से कहीं पर भी किसी भी जगह पर मिनरल्स का पता किया जाता है, खनिज पदार्थों का पता किया जाता है। स्पेक्ट्रोस्कोप ऐसी मशीनें होती हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपी ऐसी टेक्निक होती है जिसकी मदद से यह काम किया जाता है और इसमें भी लेजर का उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है, इसमें भी लेजर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे माइक्रोस्कोप्स है जिनमें लेजर का उपयोग किया जाता है। लेजर शोज होते हैं, आप लोगों ने इंटरटेनमेंट के लिए देखा होगा कि लेजर शोज होते हैं, लेजर शोज किए जाते हैं आसमानों में। आपने देखा होगा लेजर से अलग अलग तरीके की आकृतियां बनाई जाती हैं, कभी उड़ते हुए पंछी बनाए जाते हैं, कभी जो है वो कोई शांति संदेश दिया जाता है आसमान में, नई नई तरीके की आकृतियां बना के। तो ये जो लेजर शोज होते हैं इंटरटेनमेंट के लिए या किसी मैसेज को देने के लिए, इसमें भी लेजर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, लेजर का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो इस तरीके से लेजर का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। लेजर का ही एक उपयोग होता है बच्चों, अगर मैं बात करूं तो लिडार के अंदर लिडार क्या होता है बच्चों, लिडार, ठीक है, लिडार की अगर बात की जाए तो लिडार क्या होता है, तो ये जो लिडार होता है बच्चों, ये इसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या इसका फुल फॉर्म होता है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लिडार, ठीक है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, लिडार इसे कहा जाता है। ये लिडार होता क्या है, असल में जो सैटेलाइट्स होते हैं बच्चों, सैटेलाइट्स यानी उपग्रह होते हैं, उन उपग्रहों में इस लिडार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। लिडार यानी कि इस तरीके का एक उपकरण होता है लिडार, जिसमें लेजर रेज निकलती हैं। तो ये जो लेजर रेज निकलती हैं इस लिडार के अंदर, जिसका फुल फॉर्म होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, तो ये लेजर रेज जो होती हैं वो एक उपग्रह में, खासकर की जो सुदूर संवेदन उपग्रह होते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह, जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसे बोलते हैं, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के अंदर सुदूर संवेदी जो उपग्रह होते हैं वो उनके अंदर लिडार को लगाया जाता है। लिडार से लेजर रेज निकलती हैं और ये लेजर रेज जो है पृथ्वी की सतह पर से टकराती हैं, पृथ्वी की सतह से टकराकर फिर वापस जाती हैं। तो आने और जाने में लगे समय को कैलकुलेट करके पृथ्वी की सतह का चित्र बनता है, ठीक है, पृथ्वी की सतह का चित्र बनता है और इसकी मदद से हम पृथ्वी की सतह पर हो रही घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं या जो है वो मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई घटनाएं या किसी भी तरीके, या वहां पर किस तरीके की टोपोग्राफी है, पहाड़ियां कितनी हैं, ठीक है, जंगल कितने मौजूद हैं, या वहां पर कोई जो है वो पहाड़ के नीचे क्या छुपा हुआ है, जंगलों के अंदर क्या छुपा हुआ है, इन सब की जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो सुदूर संवेदी उपग्रह या अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट जो होते हैं बच्चों, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट होते हैं, उनमें लिडार का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी की सतह की तस्वीर, पृथ्वी के समुद्र की तस्वीर, पृथ्वी की सतह के
नीचे की तस्वीर, ठीक है, विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक या अप्राकृतिक घटनाओं को समझने और पढ़ने के लिए, उनका चित्र उतारने के लिए हम लोग लिडार का उपयोग बच्चों करते हैं। तो जब लिडार का उपयोग किया जाता है तो इस तरीके से हमारे चित्र लिए जाते हैं, इस तरीके से चित्र आते हैं। जैसे ये नॉर्मल अगर कैमरे से लिया गया चित्र है, ये नॉर्मल कैमरे से लिया गया चित्र है, बाकी जो है लिडार द्वारा ऐसा चित्र बनता है। ये कैमरे द्वारा चित्र लिया गया है, ये लिडार द्वारा लिया गया चित्र होता है, जिससे एक एक चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है। इवन कि जंगलों के अंदर भी जैसी जैसी ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखाते हैं कि वहां पर कैसी कैसा वहां का टेम्परेचर क्या है, वहां पर कैसी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो इन सबको समझा जाता है। तो लिडार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमारे सैटेलाइटों के अंदर यूज किया जाता है। तो इसका मतलब लेजर का उपयोग जहां मैंने पहले आपको बताया वहां तो होता ही है, साथ ही साथ सुदूर संवेदी उपग्रहों के अंदर भी लेजर का उपयोग होता है। लेजर का उपयोग जो है वो लिडार नामक उपकरण के अंदर होता है, जिसकी मदद से पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के सतह के नीचे की बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। एक होता है बच्चों ऑप्टिकल कंप्यूटर, ठीक है, ऑप्टिकल कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो जैसे हम लोग जो सामान्य कंप्यूटर होता है, सामान्य कंप्यूटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करके, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से वहां वो चीजों को कैलकुलेट करता है। जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, वो नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो विद्युत धारा जब उसमें प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से, इलेक्ट्रॉन के जो कह सकते हैं कि उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण जब वो मूवमेंट करते हैं तो उसकी वजह से वो कैलकुलेशन करता है या काम करता है, ठीक है, काम करता है। लेकिन ये जो आपके ऑप्टिकल कंप्यूटर्स आ रहे हैं, जिन्हें फोटोनिक कंप्यूटर कहा जाता है, ये जो डिजिटल गणनाएं करते हैं ये लाइट के आधार पर करते हैं, यानी कि जो लाइट जो है वो कंडक्ट होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करती है, उसके आधार पर जहां पर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होती है, एक इलेक्ट्रॉन जो है जब बहते हैं तो उसकी वजह से नॉर्मल कंप्यूटर काम करते हैं। लेकिन जो ऑप्टिकल कंप्यूटर होते हैं वो प्रकाश के मूवमेंट की वजह से, प्रकाश के प्रवाह की वजह से जो है काम करते हैं, तो उन्हें हम लोग ऑप्टिकल कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। तो क्या लिखा गया है, ऑप्टिकल कंप्यूटर, जिसे फोटोनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है, एक ऐसा उपकरण है जो डिजिटल गणना करने के लिए विद्युत प्रवाह के बजाय दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है, दृश्य प्रकाश का उपयोग करता है। दृश्य प्रकाश जो है वो विजुअल रेडिएशंस होते हैं, लेकिन इसके अलावा इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है उसका भी उपयोग ये करता है, ठीक है। अब होता क्या है, इससे फायदा क्या होता है, जो विद्युत का जो प्रवाह होता है वो प्रकाश की, जो विद्युत की प्रवाह की गति होती है, प्रकाश की गति की मात्र 10% होती है। तो विद्युत प्रवाह जब प्रवाहित होती है तो विद्युत का जो प्रवाह होता है वो प्रकाश की जो विद्युत प्रवाह की जो गति होती है वो प्रकाश की गति की मात्र 10% होती है। तो सीधी सी बात है, अगर विद्युत प्रवाह के आधार पर जो नॉर्मल कंप्यूटर काम करते हैं तो वो कम ज्यादा क्या होते हैं, इफिशिएंट होंगे कंपैरेटिवली प्रकाश से चलने वाले जो फोटोनिक कंप्यूटर होते हैं उनसे कम जो है उनकी इफिशिएंसी होगी, क्योंकि ये प्रकाश जो है वो बहुत तेजी से गति करता है, बहुत तेजी से चलता है, उसकी चाल सबसे ज्यादा तेज होती है। तो इसका मतलब कि जो विद्युत धारा द्वारा बनाए गए कंप्यूटर, विद्युत धारा पर आधारित जो कंप्यूटर होते हैं वो उनकी क्षमता प्रकाश से चलने वाले जो कंप्यूटर्स होते हैं, फोटोनिक कंप्यूटर जिन्हें कहा जाता है, उनका मात्र 10% होगी। इसका मतलब सिंपल सा यह है कि जो फोटोनिक कंप्यूटर्स होते हैं, जो ऑप्टिकल कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत तेजी से काम करेंगे, बहुत तेजी से गणना करेंगे और बहुत तेजी से रिजल्ट आपको दे पाएंगे। और जमाना किस चीज का है, जल्दी से कैलकुलेशन करने का, जल्दी से काम करने वालों का जमाना है। तो डेफिनेटली जो ऑप्टिकल कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत फास्ट काम करते हैं, बहुत तीव्र गति से काम करते हैं और यही इनकी खासियत है। इनमें हर तरीके के जो उपकरण लगाए जाते हैं वो ऑप्टिकल बेस्ड उपकरण लगाए जाते हैं। जैसे हमारा नॉर्मल जैसे कंप्यूटर होते हैं उनमें नॉर्मल प्रोसेसर होता है, इसमें ऑप्टिकल प्रोसेसर होता है, यानी ऐसे प्रोसेसर जो कि लाइट की मदद से चलते हैं, ठीक है, उन्हें ऑप्टिकल प्रोसेसर कहते हैं। ऑप्टिकल प्रोसेसर इनमें लगाए जाते हैं। ऑप्टिकल डेटा ट्रांसफर होता है, फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से इनमें डेटा ट्रांसफर किया जाता है। होता क्या है फाइबर ऑप्टिक्स के, समझ लीजिए कि इस तरीके के छोटे छोटे तंतु होते हैं, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं इसकी पिक्चर। इस तरीके से छोटे छोटे तंतु होते हैं जिन्हें हम ऑप्टिक फाइबर्स कहते हैं, ये ऑप्टिक फाइबर्स कहलाते हैं। इनके अंदर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो
ऑप्टिकल फाइबर्स आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये जो ऑप्टिकल फाइबर देख रहे हैं एक एक की तरह ये पूरा गुच्छा बना हुआ है, इनमें से ये जो छोटा सा ऑप्टिकल फाइबर है, ठीक है, अगर मैं इसको पूरी तरीके से आपको दिखाऊं कि कैसा दिखता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। इसके अंदर शीशे से बना हुआ, ग्लास से बना हुआ अंदर क्या होता है, एक कोर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोर कहते हैं। ये जो आपको व्हाइट कलर का दिख रहा है ये कोर दिखाई पड़ रहा है, उसके ऊपर एक लेयरिंग होती है जिसे क्लैडिंग कहते हैं, ठीक है, क्लैडिंग कहते हैं। तो यही जो कोर होता है बच्चों, यही जो कोर होता है, इसमें प्रकाश जो है, प्रकाश को किसी भी सूचना को, ठीक है, किसी भी डेटा को, किसी भी सूचना को पहले क्या किया जाता है, सूचना या डेटा को पहले प्रकाश में बदला जाता है, ठीक है, प्रकाश में बदला जाता है, और फिर प्रकाश को इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, ये ऑप्टिकल फाइबर का जो कोर और क्लैडिंग है इसी से गुजारा जाता है। और ये जो ऑप्टिकल, और ये एक विज्ञान की एक वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण यानी प्रकाश का एक कह सकते हैं कि एक फेनोमेना है जिसे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो उसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो का जो फेनोमेना, प्रकाश का जो फेनोमेना, लाइट का जो फेनोमेना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, उसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर यह प्रकाश जो है वो इसी ऑप्टिकल फाइबर्स में कोर के अंदर से होता हुआ गुजरता है, ऐसे जिग जैग करता हुआ गुजरता है और दूसरे एंड पर निकल जाता है। इसको और सिंपल तरीके से बच्चों बता दूं आपको कि जैसे मान लीजिए ये आपका हो गया ऑप्टिकल फाइबर, इसमें क्या हो गया, बीच में क्या मौजूद होता है, इसमें बीच में मौजूद होता है कोर, ये हो गया आपका कोर, ठीक है, ये हो गया आपका क्लैडिंग, ठीक है, ये हो गया आपका क्लैडिंग, ये हो गया कोर। अब इसके अंदर से प्रकाश को गुजारा जाता है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, सूचना या डेटा को पहले प्रकाश में बदल लेते हैं और फिर इस प्रकाश को हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो फेनोमेना होता है प्रकाश का, उसके आधार पर इसको इस कोर से गुजारते हैं और ये प्रकाश ऐसे ही जिग जैग करते हुए ऐसे आगे बढ़ता है और फिर दूसरे एंड पर निकल जाता है। दूसरे एंड पर क्या होता है कि मशीनें होती हैं और वो मशीनें इन प्रकाश को रिसीव करती हैं और इस प्रकाश को फिर से डेटा में या उसको सूचना में बदल देती हैं, डेटा या सूचना में इसको बदल देती हैं और हमें सूचना प्राप्त हो जाती है। तो मान लीजिए आपने एक पिक्चर भेजनी है, तो उस पिक्चर को हम पहले प्रकाश में परिवर्तित जो पिक्चर कैप्चर की जाएगी उसको प्रकाश ऊर्जा में बदलेंगे, फिर वो प्रकाश ऊर्जा टोटल इसी ऑप्टिकल फाइबर में ऐसे करते हुए दूसरे इन पे हजारों किलोमीटर दूर पर जाएगी, हजारों किलोमीटर दूर पर जाएगी। ये प्रकाश इधर बाहर से निकलेगा और इस प्रकाश को क्या करेगा, ये मशीन जो है रिसीव करके उसको फिर से उस सूचना या उस डेटा में या उस पिक्चर में बदल देगी, आपके कंप्यूटर उसको बदल देंगे। तो इस तरीके से ऑप्टिकल फाइबर बच्चों काम करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर काम करते हैं। तो आपके जो ऑप्टिकल कंप्यूटर्स होते हैं, उन ऑप्टिकल कंप्यूटर में जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सूचनाओं को संरक्षित करने के लिए, सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए, जैसे हम लोगों का मेमोरी होती है ना, जैसे हमारे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, फोन में मेमोरी होती है, तो उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो कि सूचना को क्या करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं, संग्रहित करने का काम करते हैं। यहां पर जो सूचनाएं स्टोर की जाती हैं वो ऑप्टिकल डिवाइसेस होती हैं, यानी कि प्रकाश से चलने वाली जो है वो कुछ ऐसी डिवाइस होती हैं, कुछ ऐसे कह सकते हैं कि मशीनें होती हैं जो कि सूचनाओं को प्रकाश के रूप में या प्रकाश की मदद से जो है वो उसको संग्रहित करती हैं, तो उन्हें ऑप्टिकल स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा जो स्रोत, जो इसमें सोर्स दिया जाता है, एनर्जी सोर्स दिया जाता है, वो भी जो है ऑप्टिकल आधारित होता है, यानी प्रकाश स्रोत होते हैं, वही जो है इसको एनर्जी भी देते हैं, इस कंप्यूटर को एनर्जी भी जो है ऑप्टिकल सोर्सेज से मिलती है, ठीक है बच्चों। तो ओवरऑल मामला ये है कि ये जो है आपका ऑप्टिकल कंप्यूटर्स वो होते हैं जो, सीधी सी बात है कि ऐसे कंप्यूटर जिन्हें फोटोनिक कंप्यूटर भी कहा जाता है, जो प्रकाश की मदद से क्या करते हैं, काम करते हैं, प्रकाश की पावर का उपयोग करके उनका स्टोरेज, उसकी मदद से जो है एक जगह से दूसरी जगह सूचनाएं भेजकर पूरी की पूरी जो है वो
जो है वो पूरा का पूरा कंप्यूटेशन करते हैं, गणनाएं करते हैं, उन्हें हम लोग ऑप्टिकल जो है वो कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें आजकल दुनिया में हो रही हैं, कैसे जो है ये ऑप्टिकल फाइबर्स काम करते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये बता दिया आपको कैसे दिखते हैं, ऐसे कैसे दिखते हैं वो भी बता दिया। इसके अलावा अंदर कैसे ये मूव करते हैं, ये कैसा अंदर से दिखता है, कैसे इसकी संरचना होती है, उसको भी मैंने बता दिया। तो ये सारी चीजें मैंने बच्चों आप लोगों को बता दी। होप कि ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आई होंगी, कहां पर इनका अनुप्रयोग होता है। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर को क्यों यूज किया, ऑप्टिकल कंप्यूटर को क्यों यूज किया जा रहा है, बहुत तेजी से गणनाएं करने के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। तो होप कि बच्चों इस क्लास में आपको कुछ नई चीजें, कुछ नई बातें समझने की का मौका मिला होगा। छोटा चैप्टर था, लेकिन ये था इंपॉर्टेंट, 2-3 चीजें थी जिसको मुझे आपको बताना था, समझाना था। होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और चीजों को सीखा होगा। तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।